नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो आज एक और नया सब्जेक्ट बायोलॉजी के वो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछने की संभावना रहती है। और आप ना एक कोई भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम उठा करके देख लेना, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में साइंस से उठने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो इस प्रकार से है। आपको बताना है कि कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है। इसने आपसे पूछा है कि जो सेल होती है, कोशिका होती है, कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, आपको ये बताना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं: न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले सेल यानी कोशिका की, दो तीन बातें हम जान लेते हैं कि कोशिका की जो खोज है, डिस्कवरी किसके द्वारा हुई थी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कोशिका की जो खोज की गई थी ना, वो खोज 1665 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम रॉबर्ट हुक आता है। रॉबर्ट हुक, इन्होंने क्या काम किया था, 1665 के अंदर सबसे पहले कोशिका की डिस्कवरी की थी। यानी इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी ना, वो अपने आप में कौन सी सेल थी, वो अपने आप में एक डेड सेल थी, एक मृत कोशिका थी। और एक आपके सामने कभी क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले लिविंग सेल की खोज किसके द्वारा की गई थी। यानी लिविंग सेल की खोज किसके द्वारा की गई थी, जीवित कोशिका की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी। वो दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम आता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। इन्होंने सिर्फ कोशिका की खोज नहीं की थी, इन्होंने प्रोटोजोआ की खोज भी की थी। प्रोटोजोआ की खोज भी की थी इन्होंने। अब मैं कह दूं कि लगभग आरबीसी की खोज भी की थी इन्होंने। स्पर्म सेल की खोज भी की थी, ठीक है ना। और इन्होंने जिस सेल की खोज की उसका नाम ही क्या रखा था, बैक्टीरिया यानी जीवाणु नाम रखा था। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इन्होंने जो खोज की वो अपने आप में एक मृत कोशिका थी। तो फिर जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, वो साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। इन्होंने क्या काम किया था, प्रोटोजोआ की खोज भी की थी, स्पर्म सेल की खोज भी की थी, और जो लिविंग सेल की खोज की ना, नाम ही क्या रख दिया, बैक्टीरिया नाम रख दिया। अब देखिए, इस कोशिका से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, इसे कोशिका का डायरेक्टर भी कहा जाता है। कोशिका का डायरेक्टर, इसे कोशिका का कंट्रोलर भी कहा जाता है, और इसे कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है। इसे कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये मान लो कोई सेल है और सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस केंद्रक होता है। अब इस केंद्रक को कोशिका का ब्रेन या डायरेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस कोशिका के अंदर जितने भी अन्य कोशिकांग होते हैं, जैसे लाइसोसोम है, राइबोसोम है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर गोल्गी बॉडी है, तारक का यानी सेंट्रोसोम है, या अन्य जो पार्टिकल जो इस लिक्विड पार्ट में घूमते रहते हैं, उनको कंट्रोल करने का जो काम करता है ना, वो न्यूक्लियस करता है। इसीलिए न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन, कोशिका का डायरेक्टर, कोशिका का कंट्रोलर भी कहते हैं। और अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है न्यूक्लियस। अगर हम बात करें लाइसोसोम की, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। इसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं, क्योंकि जो लाइसोसोम है ना, ये खुद भी मरता है और पूरी कोशिका को भी मारता है। इसीलिए लाइसोसोम को बोलते हैं आत्मघाती थैली। जो राइबोसोम है
इसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम क्या काम करता है? ये कोशिका में प्रोटीन मेकिंग और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बात ध्यान रखना, ये जो पूरी की पूरी कोशिका है, इस कोशिका में सबसे पहले बनने वाला जो कोशिकांग है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। ठीक है। अब इसने पूछा है कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? तो सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऐसे आपके सामने और भी क्वेश्चन आएंगे कि इस कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको बोलते हैं? तो ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गोल्गी बॉडी को, या फिर गोल्जी कोई को कहा जाता है। उसको ट्रैफिक पुलिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि गोल्गी बॉडी क्या काम करेगी? इस कोशिका में जगह जगह पर बनने वाला जो प्रोटीन होता है ना, इस प्रोटीन को पैक करने में सहायता करती है। इसलिए ये कोशिका के ट्रैफिक को कम करने का काम करती है। इसलिए नाम दे दिया यातायात पुलिस ऑफ द सेल। तो वो किसको कहा जाएगा? गोल्गी बॉडी को कहा जाएगा। कवर हुआ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स ये है कि निम्न में से किसे बादाम वाली शर्करा भी कहा जाता है? अब देखिए, ये जो क्वेश्चन आया है, ये पूछ रहा है कि बादाम वाली शर्करा किसको बोलते हैं। सबसे पहले समझो ये शर्करा क्या होती है। तो ये शर्करा कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट की ही बात कर रहा है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है ये आगे 3 टाइप का होता है। कार्बोहाइड्रेट के आगे 3 टाइप, एक होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा कौन सा होता है? डाइसेकेराइड, और तीसरा कौन सा होता है? पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड। अब इसमें से आपसे पूछा गया है कि जो बादाम वाली शर्करा है वो कौन सी होती है। यानी आप लोगों ने जब बादाम खाते हो तो बादाम आपको खाने में कैसा लगता है? उसको खाने में जो मिठास पैदा होती है वो किसकी वजह से होती है? तो वो बात यहाँ पे पूछ रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज क्या है? एक तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो वो होती है फ्रक्टोज। दूसरा आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि जो फलों वाली शर्करा होती है वो कौन सी होती है? फलों वाली शर्करा किसको बोलते हैं? ये फ्रक्टोज को कहा जाता है। अब फलों वाली शर्करा का मतलब क्या हुआ? जैसे अपन लोग क्या काम करते हैं, आपने जो भी फल खाया और वो फल खाने में अगर आपको मीठा लग रहा है तो ये समझ लो कि उसके पीछे जो मिठास है वो किसकी वजह से है? फ्रक्टोज की वजह से है। इसी फ्रक्टोज को शुगर केन शुगर भी कहा जाता है। इसे शुगर केन शुगर भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा क्वेश्चन आएगा कि गन्ने वाली शर्करा किसे कहा जाता है? गन्ने वाली शर्करा किसे कहा जाता है? अरे आपने कभी गन्ना खाया होगा, तो गन्ना खाने में कैसा लग रहा है? मीठा लग रहा है। तो गन्ना जितना ज़्यादा मीठा है ना, उसके पीछे वजह क्या है? फ्रक्टोज है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज को बोलते हैं टेबल शुगर। इसे टेबल शुगर कहा जाता है। टेबल शुगर का मतलब क्या हुआ कि अपन लोग जो घरों में चीनी यूज करते हैं, घरों में जो हम चीनी यूज करते हैं ना, वो क्या होती है? वो सुक्रोज होती है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जो हनी होता है, यानी जो शहद होता है ना, शहद के अंदर भी शर्करा कौन सी होती है? सुक्रोज होती है। जो जेगरी होता है, जेगरी एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो गुड़, और गुड़ के अंदर जो मिठास होती है ना, वो भी किसकी वजह से होती है? सुक्रोज की वजह से होती है। अगर हम बात करें माल्टोज की, तो इसे कहा जाता है आलमंड शुगर। इसे आलमंड शुगर कहा जाता है। और आलमंड शुगर का मतलब क्या होता है? इसे बादाम वाली शर्करा कहा जाता है। इसे
बादाम वाली शर्करा कहा जाता है। यही आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसे बादाम वाली शर्करा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, इसे आलमंड शुगर यानी माल्टोज को क्या बोलते हैं? बादाम वाली शर्करा कहा जाता है। लास्ट ऑप्शन है लैक्टोज। लैक्टोज को क्या बोलते हैं? तो इसे मिल्क शुगर कहा जाता है। मिल्क शुगर यानी दूध वाली शर्करा किसको बोलते हैं? दूध वाली शर्करा किसे कहा जाता है? तो दूध वाली शर्करा बोलते हैं लैक्टोज को। अब देखिए होता क्या है कि जब अपन लोग दूध पीते हैं तो दूध पीने के अंदर आपको मीठा लगता होगा थोड़ा सा। देखिए आप चीनी डाल के पी रहे हो वो अलग बात है, लेकिन मैं कहूँ कि आपने सीधा दूध को लिया और उसको गर्म करके ठंडा ही पी गए आप मान लो, तो उसके पीछे थोड़ी सी जो मिठास आती है ना, वो इसी लैक्टोज की वजह से आती है। और ये जो लैक्टोज है इसको क्या बोलते हैं? इसे दूध वाली शर्करा कहा जाता है। तो इसने आपसे क्या पूछा है कि बादाम वाली शर्करा किसको बोलते हैं? तो माल्टोज को कहा जाता है। क्लियर हुआ? और ये मैंने आपको 3 टाइप बताए हैं, किसके? कार्बोहाइड्रेट के बताए हैं। ठीक है, ये मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अगर मैं बात करूं कि मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, ऐसी शर्करा जिसे हम कभी विभाजित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, वो क्या है? मोनोसेकेराइड है। ऐसी शर्करा जो कम से कम 2 मोनोसेकेराइड के अणुओं से मिलकर के बनी हो, उसको क्या बोलते हैं? डाइसेकेराइड। ऐसी शर्करा जो 2 या 2 से ज़्यादा यानी लगभग 10 के करीब में ऐसे मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड के अणुओं से मिलकर के बनती है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसे पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट का क्वेश्चन और आंसर कौन सा हो जाएगा? माल्टोज, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है? इसने आपसे पूछा है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। आपको बताना है कि वो कौन सा विटामिन है जिसकी मान लो अगर आप में कमी हुई तो ओस्टियोपोरोसिस। पहले सुनो, ये ओस्टियोपोरोसिस रोग क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बोन होती है ना, हमारी जो हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों के अंदर छेद हो जाता है। इन हड्डियों में क्या हो जाते हैं? छेद होने शुरू हो जाते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। अब अगर मैं बात करूं विटामिन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो विटामिन है, अगर मान लो कि हम विटामिन ना खाएं तो क्या होगा? ये जो विटामिन है इससे हमारे शरीर को किसी प्रकार की एनर्जी, किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हमको विटामिन खाने पड़ते हैं। ऐसा क्यों? अगर आपकी बॉडी में विटामिन की कमी हुई तो जितनी भी आपके शरीर में जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, जो जैविक प्रक्रियाएं होती है ना, वो क्या हो जाती है? इनबैलेंस हो जाएगी और उसके चलते क्या होगा? हमारी बॉडी जो है उसमें विभिन्न प्रकार के डिजीज़, विभिन्न प्रकार के रोग पैदा हो जाएंगे। इसीलिए अगर मैं बात करूं विटामिन की, तो विटामिन वैसे कितने टाइप के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के बताए जाते हैं। 2 प्रकार का मतलब कौन सा हुआ कि एक तो होते हैं पानी के अंदर घुलनशील, वाटर सोल्यूबल, पानी में जो घुलने वाले विटामिन होते हैं वो। एक होते हैं जो विटामिन वसा में घुलते हैं, वसा में घुलने वाले जो विटामिन है। एक बात याद रखना, वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से होते हैं? ए होता है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के। ये 4 क्या है? ये वसा के अंदर घुलने वाले हैं। और विटामिन बी और सी ये क्या है? ये पानी के अंदर घुलने वाले होते हैं। तो ध्यान रखना कि हमें ज़्यादा मात्रा में कौन से विटामिन लेने पड़ते हैं? ज़्यादा मात्रा में बी और सी लेने पड़ते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है। ये विटामिन किस में घुलते हैं? ये पानी के अंदर घुलते हैं। अब पानी की अगर बात की जाए तो हमारी बॉडी में वैसे भी क्या होता है कि 70 से लेकर के 80% तक पानी होता है। और अगर मैं बात करूं स्पेशली यूरिन की, यूरिन की बात की जाए ना, तो यूरिन में क्या होता है? 95% तक पानी होता है। तो ये वो विटामिन है जो यूरिन के माध्यम से भी बाहर निकलते हैं। इसीलिए हमें विटामिन बी और सी बार बार लेने पड़ते हैं। और दूसरी बार, अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी आप सब्जी
जैसे अगर घर में बना रहे हो तो उसको काटने के बाद में कभी धोना नहीं चाहिए वाटर से। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो विटामिन है जो पानी में घुलने वाले हैं। अब आपने सब्जियों को काटा और काट करके उसको धो रहे हो तो बाद में क्या होगा, बी और सी जो है वो लगभग वहाँ से निकल जाते हैं। इसीलिए तो सब्जियों को काटने के बाद कभी भी धोना नहीं चाहिए। बात ये है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से ओस्टियोपोरोसिस। सबसे पहले जानते हैं इनके केमिकल नेम क्या होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। इस विटामिन की कमी से कौन से वाला रोग हो जाता है, तो बेरी नामक रोग हो जाता है। इस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम क्या आता है, तो कैल्सीफेरोल आता है। कैल्सीफेरोल ये क्या है, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। अब देखो कैल्सीफेरोल यानी इस विटामिन को कैल्शियम विटामिन भी कहा जाता है। ये वो विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है, और बॉडी की मतलब हमारी स्किन के अंदर बनता है। ठीक है, इस विटामिन को बनने के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। और यही वो विटामिन है, अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हुई तो हड्डियों के रोग होना, और हड्डियों वाला रोग कौन सा आता है, ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। उसी प्रकार से बात की जाए कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है फिलोकविनोन। फिलोकविनोन ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। विटामिन के की अगर कमी हुई तो फिर क्या होगा, इसकी कमी हुई तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉटिंग इसका मतलब क्या हुआ कि जो रक्त का थक्का होता है ना, उसको जमने में दिक्कत पैदा हो जाएगी। रक्त का थक्का नहीं जमेगा। देखिए रक्त के थक्के का मतलब क्या हुआ, जब भी आपको कई बार चोट लगती है, नॉर्मल चोट की बात कर रहा हूँ, तो हमारी बॉडी से क्या होता है, रक्त बाहर निकलता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये ब्लड अपने आप बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो विटामिन के है ये क्या काम करवाता है, ये ब्लड का क्लॉट करवाने में सहायता करता है। अगर क्वेश्चन आए कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसकी वजह से 24/7 ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर दौड़ता रहता है, ऐसा क्या होता है, तो वो भी एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हिपेरिन। बनाता कौन है, लीवर बनाता है। अगर विटामिन ए की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। इसका रासायनिक नाम या केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनोल। आपने सुन रखा होगा कि जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की कमी हुई तो एक रोग होता है जिसका नाम आता है रतौंधी। रतौंधी इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो नाइट ब्लाइंडनेस, यानी शाम के समय क्या होगा, उस व्यक्ति को कम दिखाई देगा, इसी को बोलते हैं रतौंधी। तो ये था आपका क्वेश्चन। क्या पूछ रखा है कि किस विटामिन की कमी से ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियों का रोग, और हड्डियों का रोग जो होगा वो विटामिन डी की कमी से होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसने पूछ रखा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और सही सुमेलित का मतलब सुमेलित नहीं है, यानी आपको विटामिन बी के, ए के और B7 के, B3 के ये केमिकल नेम दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा विटामिन है जिसका केमिकल नेम सही नहीं दे रखा है। अगर मैं बात करूं विटामिन बी की, तो विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है, थायमीन होता है। ये क्या रहेगा, ऑप्शन सही रहेगा। एक बात और ध्यान रखना, अगर विटामिन बी आए या फिर B1 आए तो दोनों की एक ही बात है, और एक ही नाम रहेगा, वो कौन सा है, थायमीन रहेगा। क्योंकि विटामिन बी जो है ना, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। विटामिन B1 भी है, B2 है, B3 है, B5 है, B6, B7 है, B9 है और B12 है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है एक प्रकार से। इनके आपको अलग अलग नाम याद करने पड़ेंगे।
तो उनमें से पहला दे रखा है विटामिन बी या B1, एक ही बात है, नाम क्या है, थायमीन रहेगा। बता चुका हूँ विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन ए, नाम दे रखा है रेटिनोल, तो ये भी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनोल। इसी प्रकार से पूछा गया है कि विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या होता है, तो B7 का जो केमिकल नेम आपको पायरिडोक्सिन दे रखा है ना, ये गलत यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि पायरिडोक्सिन जो है ये विटामिन B6 का केमिकल नेम आता है। तो फिर B7 का केमिकल नेम क्या आ जाएगा, B7 का आता है बायोटीन। ये जो नाम होता है ना, ये विटामिन B7 का होता है। B3 का केमिकल नेम क्या होता है, नियासिन होता है, ये भी क्या है, सही है। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन B7 जो है ना, इसका केमिकल नेम पायरिडोक्सिन नहीं होता, तो कौन सा होता है, पायरिडोक्सिन B6 का है, इसका क्या है, बायोटीन होता है। कवर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि मानव मुख में मौजूद नहीं होती है। सबसे शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। इसने पूछ रखा है कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जो हमारे मुख में मौजूद नहीं होती। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर इन ग्रंथियों की बात की जाए ना, तो ये तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। इनमें से कोई एक ऐसी ग्रंथि है जो हमारे माउथ के अंदर नहीं है। सबसे पहले सुनो, अगर हम हमारे माउथ की बात करें तो हमारे माउथ के अंदर हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी होती है। एक तो आपको टीथ यानी दांतों के बारे में पता होना चाहिए कि कितने टाइप के दांत होते हैं। आपने सुन रखा होगा इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, मोलर होता है, प्री मोलर होता है। ये क्या काम करते हैं और इनके नाम क्या क्या होते हैं वो भी पता होने चाहिए। एक हमारे माउथ में क्या होती है, टंग यानी हमारी जीभ होती है। अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी आप भोजन ग्रहण करते हो तो जो भोजन आपने ग्रहण किया उसका टेस्ट कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, वो बताती है हमारी जीभ। कैसे, कई बार सीधा क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि जीभ के कौन से हिस्से से आपको मीठे की संवेदना होती है, जीभ के कौन से हिस्से से आपको नमकीन की संवेदना होती है। मेरा कहने का मतलब, हमने कोई मीठी चीज़ खाई तो हमारा जो जीभ का कौन सा पार्ट है, तो वो होता है बिल्कुल अग्रभाग। जैसे ये मान लो जीभ है, तो ये जो आपका अग्रभाग है ना, ये आपको बताता है कि आपने कोई मीठी चीज़ खाई है। ये अब जो पार्श्व भाग है, ये आपको बताएगा कि आपने कोई भी नमकीन चीज़ खाई है। यहाँ वाला पार्ट आपको बताता है कि आपने कोई भी खट्टी चीज़ खाई है, और बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट बताएगा कि आपने कोई कड़वी चीज़ खाई है। ये आपको पता होनी चाहिए। और एक होती है हमारे माउथ के अंदर लार ग्रंथियाँ होती है, और इन्हीं की बात कर रहा है ये कि हमारे माउथ में 3 जोड़ी क्या होती है, लार ग्रंथियाँ होती है। और ये क्या काम करेगी, सलाइवा यानी लार को बनाने का काम करती है। अक्सर आपने सुना होगा कि भोजन को चबा चबा करके खाना चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या होता है बताते हैं आपको आज। देखिए, ये जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, इनसे क्या बनती है, इनसे सलाइवा बनती है, इनसे लार बनती है। ये लार जो है हम प्रतिदिन कितनी बनेगी, लगभग 1.5 लीटर के करीब में बनती है। और यहाँ से क्या निकलते हैं, यहाँ से एंजाइम निकलते हैं। और ये कौन से वाले एंजाइम होते हैं जो भोजन का पाचन करवाते हैं। देखिए, 2 एंजाइम निकलते हैं। एक का नाम तो आता है टाइलिन और दूसरे का नाम आता है लाइसोजाइम। अब ये जो टाइलिन है, इसका काम क्या होता है, हमने जो भोजन ग्रहण किया और उस भोजन में जितनी मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है ना, तो इस कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होगा वो 70% तक हमारे माउथ के अंदर ही हो जाएगा। करवाता कौन है, ये टाइलिन ही करवाता है। दूसरी बात, ये जो लाइसोजाइम है, ये अगर मान लो हमारे भोजन में गलती से कोई बैक्टीरिया वगैरह गया है तो उसको मारने का जो काम करता है ना, वो लाइसोजाइम करता है।
इसीलिए तो कहा जाता है कि हमेशा भोजन को चबा चबा करके खाना चाहिए, ताकि आपके भोजन में ये सलाइवा, ये लार मिले और ये एंजाइम ठीक प्रकार से उसमें मिले। ठीक है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। पूछ रखा है कि ऐसी ग्रंथि जो हमारे मुख में मौजूद नहीं होती है। देखिए ये जो ऑप्शन है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, ये जो हमारा बिल्कुल निचले वाला जबड़ा होता है और इसके पास में यहाँ पर जो स्थान है ना, यहाँ पर कौन सी ग्रंथि होती है? सब मैंडिब्यूलर होती है। पैरोटिड ग्लैंड की अगर बात की जाए तो ये जो हमारे कान है और कान के बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट में यहाँ पर मौजूद रहती है पैरोटिड ग्लैंड। अगर मैं बात करूँ थायराइड ग्लैंड की, तो ये वो ग्रंथि है जो हमारे माउथ के अंदर नहीं होती है। तो फिर ये कहाँ पर होती है? ये हमारे गले वाले पार्ट के अंदर होती है, ये यहाँ पर होती है, इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। और ये जो सबलिंगुअल होती है ना, ये हमारे जीभ के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में होती है। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला, ये तीनों ग्रंथियाँ हमारे माउथ में मौजूद हैं। थायराइड ग्रंथि जो होती है ना, ये हमारे गले के अंदर होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थायराइड ग्लैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसने आपसे पूछा है वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। लीवर, स्टमक। देखिए लीवर को आप हिंदी में क्या कहोगे? यकृत कह सकते हो। स्टमक को आप हिंदी में क्या कहोगे? आप इसे अमाशय कह सकते हो। और भी हिंदी में कहोगे तो आप इसे पेट कह सकते हो। पेनक्रियाज को आप हिंदी में क्या कह सकते हो? इसे आप अग्नाशय कह सकते हो, अग्नाशय। और ये जो बाइल जूस है इसको हिंदी में बोलते हैं पित्तरस, इसे पित्तरस कहा जाता है। इसने पूछा है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी है, भोजन के अंदर प्रोटीन भी होते हैं और भोजन के अंदर हम फैट यानी वसा को भी खाते हैं। अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, तो इसका पाचन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है और हमारे माउथ में उस एंजाइम का नाम क्या है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करवाएगा? तो उसका नाम अभी मैंने आपको बताया था, वो होता है टाइलिन। ये क्या काम करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का 70% तक पाचन हमारे माउथ में करवाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो इसका पाचन कहाँ पर होता है? ये हमारे स्टमक में, हमारे पेट के अंदर इसका पाचन होता है। अगर ये हम बात करें फैट यानी वसा की, इसका पाचन शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर इसका पाचन शुरू होता है। लेकिन इसने पूछा है कि जो वसा का पाचन करने वाला जो एंजाइम है लाइपेज, ये निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? ये कौन सा ऑर्गन ऐसा है, कौन सा अंग ऐसा है जो लाइपेज को रिलीज करता है? अगर मैं बात करूं लीवर की, तो लीवर किसी प्रकार के एंजाइम को रिलीज नहीं करता है। अगर हम बात करें स्टमक की, तो पेट में हमारे 2 एंजाइम बनते हैं, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। पेप्सिन और रेनिन ये दोनों क्या काम करवाते हैं? ये दोनों प्रोटीन का पाचन करवाते हैं। अगर मैं बात करूं पेनक्रियाज यानी अग्नाशय की, तो पेनक्रियाज से 3 एंजाइम निकलते हैं। एक तो कौन सा होता है? वो होता है ट्रिप्सिन। एक कौन सा होता है? इमाइलेज। और एक कौन सा होता है जो इसने पूछ रखा है? लाइपेज। ये वाला जो एंजाइम है कहाँ से निकलता है या कौन सा अंग छोड़ता है? वो पेनक्रियाज यानी अग्नाशय ही छोड़ता है। आपको पता होना चाहिए अग्नाशय में 4 टाइप की सेल होती है, उसमें से एक टाइप की सेल होती है एफ सेल। और ये एफ सेल क्या काम करती है? एंजाइम को ही रिलीज करती है। और ये एंजाइम कौन से हैं? ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। यही इसने पूछा है कि वसा का पाचन करवाने वाला लाइपेज कहाँ से स्रावित होगा? वो पेनक्रियाज अग्नाशय से स्रावित होता है। अगर मैं बात करूं बाइल जूस की, तो ये छोड़ता है हमारा लीवर। बनाता कौन है? लीवर बनाएगा। बाइल जूस यानी पित्तरस
स्टोर कहाँ पर होता है? तो ये होता है गोल ब्लैडर यानी पित्ताशय के अंदर स्टोर होता है। गोल ब्लैडर यानी पित्ताशय के अंदर स्टोर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। तो ये थे स्टूडेंट्स आज की क्लास के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको बायो के ये वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जितना हो सके इस सेशन को शेयर कीजिए। कल ऐसी ही क्लास के साथ में मैं आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।